बात मुलाकात के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी, जिनसे आज हम कई विषयों पर बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कृषि विभाग की जिम्मेदारी लंबे समय से आप संभाल रहे हैं, लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ आप बैठक भी करते हैं। बात करें अब तक के योजनाओं को लेकर के, कौन कौन सी योजनाएं अब तक धरातल पर उतारी जा चुकी हैं और आगामी समय में अब किस तरह से कृषि के क्षेत्र में आगे काम होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में 100 से ज़्यादा रिफॉर्म्स कृषि और उद्यान विभाग में किए और मुझे खुशी है कि कम से कम 12-13 नई योजनाएं भी हमने लॉन्च की। मसलन परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3900 समूहों पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा नमामि गंगे योजना में हम 2500 समूहों पर काम कर रहे हैं, तो 6400 समूहों पर हर एक समूह 20 हेक्टेयर का है, जिसमें 10 लाख रुपए का इनपुट हम किसान को देते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज IMA विलेज योजना हमने, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लॉन्च करने का काम किया। नर्सरी एक्ट लाए ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध उपलब्ध हो सके। इसके अलावा और इस राज्य में जिस तरह से हम लोग आज देश में सर्वाधिक जमीन पर जैविक खेती करने वाले राज्यों में प्रथम श्रेणी पे खड़े हैं, उस स्थिति में जिस तरह जब मैं मंत्री बना था विभाग का, तो हम लोग कुल 8-9% जमीन पर जैविक खेती करते थे। आज बढ़कर के हम 34% पे चले गए हैं। और जैविक उत्पाद को किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जाए, इसके लिए भी हमने मैकेनिज्म बनाया कि 1300 रिटेल आउटलेट्स हमने लोगों के लिए बनाए। लेकिन सबसे बड़ी ये थी कि जिस तरह हमने 10 ब्लॉकों को पूर्व में ऑर्गेनिक ब्लॉक घोषित किया था पूर्णतः से, और 10 हमने वर्तमान में करे, तो इन विकास खंडों के जैविक उत्पाद को जैविक के रूप में कैसे मान्यता मिल सके, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो हम लोगों ने देश का पहला राज्य है जो उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट लेके आए, जिसके माध्यम से जिन विकास खंडों को हमने ऑर्गेनिक विकास खंड घोषित किया, वहाँ पर किसी तरह की केमिकल फर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड्स पे इंसेक्टिसाइड्स को बेचने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था और जेल जाने का प्रावधान भी किया गया, ताकि उस पर्टिकुलर इलाके को जिसको हमने जैविक ब्लॉक घोषित किया, वहाँ के पूरे उत्पाद को स्वतः एक जैविक प्रमाणिकता के रूप से लोग वो नाम स्थापित हो जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर हम लोग राज्य कृषि विकास योजना लेके आए, जिसमें भारत सरकार की तमाम योजनाओं में गैप फंडिंग के साथ साथ अवस्थापना सुविधाओं देने के लिए किस तरह से हम राज्य स्तर पर फंड की व्यवस्था कर सकते हैं, वो काम किया। बागवानी विकास के लिए हम लोग एकीकृत बागवानी विकास योजना लेके आए कि ताकि बागवानी क्षेत्र में भी गैप फंडिंग के साथ साथ अवस्थापना सुविधाओं को कैसे दिया जा सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने झाला के CA स्टोर को पूरा करने के बाद आराकोट में भी हम लोग CA स्टोर बनाने जा रहे हैं, ताकि सेब उत्पादकों को इसका फ़ायदा मिल सके। हमारे राज्य का सेब उत्पादन तो होता था, लेकिन हमारे राज्य का सेब हमेशा हिमाचल के बॉक्सेज में जाकर मार्केट में जाता था, जिस कारण हमारे राज्य के सेब को एक पहचान नहीं मिल पा रही थी। हम लोगों ने पहली बार 4 लाख कोरिगेटेड बॉक्सेज हर वर्ष किसान को उपलब्ध करा के अपने राज्य के सेब को एक देश विदेश के अंदर उत्तराखंड के सेब एप्पल के नाम से मान्यता देने के लिए एक बहुत बड़ा कार्रवाई की है। हम देश का पहला राज्य हैं जिन्होंने मिलेट्स जो उत्पाद है हमारा, मसलन रागी है, मंडुआ है, झंगोरा है, चौलाई है, इसमें बिचौलिया बड़ा शोषण करता था, तो हम देश का पहला राज्य है जिन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसमें मंडी परिषद में हमने एक कॉर्पस फंड बनाया और मंडी के माध्यम से MSP घोषित करके सीधे सीधे किसान के उत्पाद को खरीदने का काम किया, और इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा मिला। हमने नरेंद्रनगर में नई मंडी का निर्माण किया। हम ऑर्गेनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोगों का निर्माणाधीन है। नौथा में पहला क्लस्टर लेके आए हम पर्वतीय क्षेत्र में प्रोसेसिंग का, क्योंकि आज तक जितने भी हमारे प्रोसेसिंग के क्लस्टर्स हैं वो मैदानी क्षेत्रों में थे, लेकिन टिहरी जनपद में जौनपुर विकासखंड के नौथा में हम लोग पहली बार हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने की शुरुआत की, जिसमें आगे जाकर के 100 करोड़ से ऊपर का निवेश होना है और 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को उसको नियुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ सब्सिडीज़ के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एंटी हेलनेट की सब्सिडी 50 से बढ़ाकर हम लोगों ने 75% करने का काम किया। इसी तरह से जो बीज है,
इस बीज पर सब्सिडी 50% होती थी, उसको हमने 75% करने का काम किया। इसी तरह से ड्रिप इरीगेशन में सब्सिडी को हमने 80% करने का काम किया। इससे तमाम क्षेत्रों में हमने सब्सिडियों को बढ़ा करके किसान की आर्थिकी को और मजबूत करने के लिए सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन किया। इसके साथ साथ जो आपका इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस में पहाड़ी क्षेत्रों में मानक तहसील तय और मैदानी क्षेत्रों में न्याय पंचायत का मानक है। और इस मानक में यह है कि अगर आपके पूरे यूनिट में 30% का अगर नुकसान होगा तो आप इंश्योरेंस के पात्र होंगे। ऐसे में पहाड़ में जो बहुत व्यापक तहसील हैं उनमें अगर कोई न्याय पंचायत पूरी तरह से भी तहस नहस हो जाए तो उसको इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल पाता था, क्योंकि ओवरऑल एवरेज 30% नहीं आता था तहसील का। अब हम पर्वतीय क्षेत्र में अब हम लोग हर न्याय पंचायत स्तर पर वेदर सब स्टेशन बना रहे हैं और वेदर बेस्ड इंश्योरेंस वहाँ पर होगा, जिससे कि और न्याय पंचायत हम उसकी यूनिट करने जा रहे हैं। इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में जहाँ यूनिट न्याय पंचायत थी वहाँ क्रॉप कटिंग डाटा के हिसाब से अब हम लोग ग्राम पंचायतों को यूनिट कर रहे हैं ताकि किसान के नुकसान होने पर उसको फायदा मिल सके। तो मैंने आपसे कहा कि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या बागवानी सेक्टर हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में हमने 100 से ज़्यादा निर्णय लेकर, और खासकर जो पहाड़ के ट्रेडिशनल बीज हैं, मतलब मंडुआ का, चौलाई का, रागी का, हमारा जो है वो ट्रेडिशनल बीज है। इस बीज को टीएल सीड्स इनको कहते हैं, इनको भारत सरकार से मान्यता नहीं मिल पा रही थी और भारत सरकार से मान्यता नहीं मिलने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में जो परंपरागत खेती वाले किसान थे उनको कोई बीज पे सब्सिडी नहीं मिल पाती थी। हमने भारत सरकार से प्रयास करके, और आज मुझे खुशी है कि पूरी हिमालयन स्टेट के लिए भारत सरकार ने जो परंपरागत बीज हैं इनको मान्यता देने का काम किया। अब इन बीजों को भी 75% सब्सिडी मिलना प्रारंभ होगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर में मैंने आपसे कहा कि हम जिस तरह से कलेक्शन सेंटर्स बना रहे हैं, और तमाम हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर बनाने के साथ साथ हम लोग व्यापक स्तर पर राज्य में कूल रूम्स, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारे फल हैं, उनको तात्कालिक तौर पर एक प्रिजर्वेशन की व्यवस्था उनकी हो सके, इस पर भी हमने काम किया। तो कुल मैंने आपसे कहा कि कुल मिलाकर कि इन क्षेत्रों में रेशम का क्षेत्र हो, मशरूम का क्षेत्र हो, शहद का क्षेत्र हो, एक हमने जनपद यहाँ पर मधु न्याय पंचायत योजना प्रारंभ की, जिसमें हर जनपद की एक न्याय पंचायत को हम कम्प्लीटली शहद की न्याय पंचायत बना रहे हैं, जिसमें हम 80% सब्सिडी पर बी बॉक्सेज उपलब्ध करा रहे हैं। मशरूम में भी हमको मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना में 20,000 नौजवानों को मशरूम से जोड़ने का हमारा जो निर्णय था उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के 4-5 वर्षों में बहुत ऐतिहासिक काम हमारे राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र में हुए हैं। तो ये तो आपने योजनाओं के बारे में बताया और आगामी योजनाएं क्या कुछ रहेंगी उसके बारे में भी हमें अपने विस्तार से जानकारी दी। अब हम बात यहाँ पर करें एग्रीकल्चर को लेकर, लगातार जिस तरह से स्कोप भी बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा हर कॉलेज में आज एग्रीकल्चर की स्टडी स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। रोज़गार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रोज़गार के क्षेत्र में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किस तरह से आगे रोज़गार की सुविधा उत्तराखंड सरकार मुहैया कराएगी? देखिए, रोज़गार की जहाँ तक बात है, सरकारी सेवाओं के तो हम कम से कम 700-800 हम लोगों ने इस दौरान नियुक्तियाँ भी दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कृषि के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं दे करके, बेहतर माहौल बना करके किसान की जो आजीविका जो खेती पर निर्भर है उस पर उसको कितना सशक्त कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया। और यही कारण है कि आप देखिए कि लगातार उत्तराखंड राज्य में राज्य निर्माण के बाद कृषि भूमि कम होती गई, लेकिन हमने 17, 18, 19 और इवन 19-20 में भी रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी करके लगातार 2 वर्षों तक देश में सर्वश्रेष्ठ कृषि करुणा पुरस्कार भी जितना हमको प्राप्त हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 19-20 का जो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कोविड के कारण, ये भी जब निकलेगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड ही प्रथम स्थान पर आएगा। तो हमारा मैकेनाइजेशन पे था। एक भी गाँवों में कोई अगर समूह काम करना चाहते हैं तो कोई ऐसा फार्मर्स मशीन बैंक नहीं होते थे। मुझे खुशी है जब मैं मंत्री बना तो हमारी सरकार बनी तो हमारा ये संकल्प था कि हम राज्य की 670 न्याय पंचायतों में फार्म्स मशीनरी बैंक स्थापित करेंगे, ताकि उन कृषि यंत्रों के माध्यम से गरीब किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रयोग कर सके और उसकी उत्पादकता बढ़े। तो 670 के लक्ष्य में हम चले थे और मुझे बहुत खुशी है कि 3.5 वर्षों में ही हमने 1456 फार्म्स मशीनरी बैंक इस राज्य में स्थापित कर दिए थे 80% सब्सिडी पे। इसके अलावा पावर बीडर, पावर टेलर, तमाम तरह के जो औजार हैं जो खेती संबंधित हैं उनको भी हम इस समय 80% सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो जो मोदी जी का एक संकल्प था कि डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर,
उस संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए हमने एक संदेश किसानों को देने में सफलता हमें मिली कि गवर्नमेंट इज फ्रेंडली टुवर्ड्स द फार्मर्स। उत्तराखंड में अब आप शासकीय प्रवक्ता की कमान संभाल रहे हैं। बात करें अब कोरोना की, जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, अब कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में भी दस्तक कहीं ना कहीं तेज़ होती नज़र आ रही है, अभी क्या राज्य सरकार की तैयारियां हैं? दूसरी लहर आने के बाद हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किया। इस राज्य में नंबर ऑफ बेड्स हों, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों, नंबर ऑफ कंसनट्रेटर्स हों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स हो, कई गुना, एक गुना दो गुना नहीं, कई गुना इनको बढ़ाने का काम हमने किया। और CHC और PHC तक भी हम लोग ऑक्सीजन प्लांट्स को ले गए और ऑक्सीजन बेडेड को लगाने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि दूसरी लहर पर जिस तरह से हम लोगों ने कंट्रोल किया, जब एक समय लगता था कि बहुत विकट स्थिति है, जब 10,000 मरीज प्रतिदिन आना शुरू हुआ था, और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया और आज स्थिति यह है कि 45 से आसपास आ चुका है आंकड़ा। तो इस दूसरी लहर तो ऑलमोस्ट तो खत्म होने को, लेकिन तीसरी लहर की तैयारियां हमने क्योंकि दूसरी लहर के समय तैयारियां नहीं थी और इसीलिए शुरू में लोगों को बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन बाद में जो स्थिति बनी तो हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जब भी तीसरी लहर आएगी निसंदेह हम ही जीतेंगे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है। जिस तरह से अब सूबे की कमान एक युवा के हाथ में है, तो किस तरह से एक विकास की दिशा को नई दिशा मिल पाएगी? किस तरह से अब आगे उत्तराखंड राज्य विकास के लिए आगे काम हो? ये एक सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल की है। 2017 के चुनाव में जिस इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर हम जनता के बीच गए थे, उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से हमारा रोड मैप बना। उस रोड मैप पे हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पहले चाहे त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तीरथ जी बने, अब पुष्कर जी आए। प्रश्न ये है कि उसी आइडियोलॉजी पे काम हो रहा है, उसी रोड मैप को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो चेहरा बदलने से परिवर्तन नहीं हुआ। मंत्री तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट वही मंत्री हैं। तो उस रोड मैप को पूरा करके जनता से किए गए वादों को पूरा करना, यही सरकार की प्राथमिकता थी और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी चारधाम यात्रा को लेकर खड़ा हो रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार आप लोग कड़े प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बावजूद उसके अग्रिम आदेशक तो चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं, कब तक शुरू? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने सारा कुछ बताने के बाद भी जब राज्य यात्रा को स्टे करने का काम किया, तो उस स्थिति में सरकार ने निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय की में चल रहा है, तो लिहाजा अब जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा वो मान्य होगा। आखिरी सवाल मंत्री जी, कांवड़ यात्रा को लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बातचीत हो चुकी है, अन्य राज्यों से भी मुख्यमंत्री बातचीत लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। क्या लगता है कब तक कांवड़ यात्रा शुरू हो पाएगी? क्योंकि आस्था का एक प्रतीक है और हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि कांवड़ यात्रा शुरू हो। निसंदेह आस्था का प्रतीक है, और ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आस्था का प्रतीक है, लेकिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के कीमत पर कांवड़ इतना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए जो समय काल और परिस्थिति होगी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, तो निश्चित रूप से कांवड़ यात्रा को रोकने का निर्णय होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। के न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में कई विषयों को लेकर आज जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया की खास पेशकश बात मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी। आपका स्वागत करते हैं सर, के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2022 का इलेक्शन आ रहा है, क्या तैयारी है, माहौल क्या लग रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है? 2022 का चुनाव नज़दीक है। निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में एक हवा चल रही है। बीजेपी की विफलताओं का लाभ
कांग्रेस को मिलेगा। और लोगों ने मन बना लिया क्योंकि विकास के सारे काम थम गए हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना महामारी में मौतों का दर उत्तराखंड का बहुत नंबर 2 पे हिंदुस्तान में रहा है, पलायन रुक नहीं रहा है, किसान मजदूर परेशान है, कोई भी सेक्शन समाज का ऐसा नहीं है दुखी, और करप्शन और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर कहीं भी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ये बड़ा दुखद तथ्य है। और जो कई करप्शन भ्रष्टाचार की मांगे भी उठी, इंक्वायरी लंबित थी, वो सब NH 74 है। आप लोग 22 का इलेक्शन आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हों, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने वो ताकत जुटा ली है कि जिससे कि 2022 का इलेक्शन लड़े? निश्चित रूप से कांग्रेस ने महंगाई के विरुद्ध, बढ़ती महंगाई के विरुद्ध, जिसमें पेट्रोल डीजल रसोई गैस से लेकर दूसरी सारी आवश्यकता की चीज़ें, जिसमें गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया, खाना दुभर हो गया, एक विशाल प्रदर्शन पूरे देश में राजधानियों में किया। देहरादून में भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास कूच का किया गया था, और उसमें डिमांड यही की गई थी कि महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान में बहुत कम है, और हम लोग 100 का सैकड़ा पार कर गए हैं। तो गरीब आदमी कैसे जीवन यापन करेगा? गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। जो उद्योग कारखाना में लोग लगे थे वो नहीं रह पाए हैं, उद्योग बंद होते चले गए, बेरोजगारी बढ़ती चले गई, आंकड़ा करोड़ों में हो गया। इसलिए मोदी जी ने सेंसस डिपार्टमेंट भारत सरकार का बंद कर दिया, चूंकि वो पोल खोल रहा था। करोड़ों 6 साल में बेरोजगारी इस तादाद में बढ़ गई, इतिहास बना। रोजगार 2 करोड़ नहीं मिले, लेकिन 10-12 करोड़ लोग बेरोजगार मोदी की सरकार में जरूर हुए। तो किसान मजदूर हैं, सीमा पर किसान दिल्ली के चारों तरफ मर रहे हैं। 400-500 किसान मर चुके हैं, 7 महीने पूरे हो गए, नहीं सुनवाई हो रही। 44 संशोधन श्रम कानूनों में कर दिया। आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए हैं, लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं या बीजेपी से पूछते हैं या अन्य दलों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लोग तो गुट में बटे हुए हो। जब ऐसा बटे रहेंगे तो फिर इनके आपकी वजह से जो अन्य दलों का काम आसान हो रहा है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो टूट है, वो बिखराव है जो नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, हर एक को अपनी बात कहने का छूट है। हम बीजेपी की तरह घुटे हुए नहीं हैं। हमारे यहाँ जैसे इनके यहाँ 5 साल, 4 साल, 4.5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, बल्लेगा नहीं। हमारे यहाँ से जो नेता लोग गए थे, बड़े दम भरे, हम अलग ग्रुप बनाएंगे, हमको मुख्यमंत्री ने बड़े दावेदारी पेश करी, फिर धमका, सब लाइन पे आ गए। वहाँ तो बोल नहीं सकता, जबान भी नहीं खोल सकता आदमी। लेकिन हमारा प्रजातंत्र है, लेकिन अंतोगत्वा इसका परिणाम अच्छा ही होता है। हर बात की चर्चा होती है, खुलकर होती है, सब पार्टिसिपेट करते हैं। ये लोकतंत्र का यही एक अच्छाई जो कांग्रेस में, उनके यहाँ तो डिक्टेटरशिप में तानाशाही, जो RSS नागपुर से कहेगा वही होगा, लेकिन यहाँ नहीं। फर्क इतना है। आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी मुद्दे दे रही है आप लोग को, ये जनता इस सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी? चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, 3-3 मुख्यमंत्रियों का आना, ये सारी परिस्थिति आपके पक्ष में है? आपको लगता है कि इसके बहाने कांग्रेस जो है, जो अपना टारगेट है 65+ का या सत्ता में आने का, वो आपको लगता है कि अचीव हो पाएगा? निश्चित रूप से ये तो हमको थोड़ा व्यवस्था प्रबंधन को ठीक करना है। बाकी जनता का मन तो बिल्कुल तय है। जनता ने आज ग्राम प्रधानों के पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जो हमारे इंटर्न नर्सेज हैं, डॉक्टर, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। शिक्षक ने धमकी दी है, रोडों की तनख्वाह आपने कर्मचारियों की काट दी। हजारों कर्मचारी घर बर्बाद हो चुके हैं। काटी नहीं बल्कि आधी कर दी। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आप करप्शन के बारे में कहीं अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो NH 74 के इंजीनियर थे जो सस्पेंड थे, इनको पदोन्नति आपने रीइंस्टेट करके पदोन्नति दे दी। आप देश को कर रहे, आप कुंभ घोटाले में जो टेस्टिंग के घपला है उसको आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं? आप लोग क्यों 300 करोड़ के लगभग जो हमारे श्रमिकों का साइकिल का और उसका श्रम विभाग का पैसा उसका हेरा फेरी कर रखे? 300 करोड़ छोटा नहीं है। आप क्यों जांच से बच रहे हैं? हम मुख्यमंत्री नौजवान हैं, युवा, अपील करते हैं कि करप्शन के मामलों में उत्तराखंड जो लूट का केंद्र बना, इसे नियंत्रित करने का काम करे। जो अधिकारी, जो इंजीनियर जितना करप्शन कर रहा है उसका उतनी जल्दी प्रमोशन हो रहा है। आप इंटर कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, और कोविड काल में तो कई लोगों की आधी तनख्वाहें हो गई, कई तो नौकरियों से भी हटा दिए गए। क्या आपने बतौर एक इंटर कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते इन सब चीज़ों को, मुद्दों को उठाया? हाँ, हम बार बार ये कर्मचारियों के, श्रमिकों के मुद्दे उठाते भी रहे हैं, और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को मिलेंगे। पीछे तीरथ सिंह रावत जी से भी समय का वो होता, लेकिन
उनको जाना पड़ गया, त्यागपत्र देना पड़ा। तो वो मुद्दे हैं। कल हरिद्वार में भी हमारा इंटक का अधिवेशन हो रहा है, जिला इंटक का। वहाँ भी एक श्रम विभाग का उदाहरण बीजेपी का दे रहा हूँ। 6 महीने से 300 कर्मचारी सड़कों पर बच्चों सहित भी धक्के खा रहे। डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, लेबर डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ सुनवाई नहीं। अब वो फैक्ट्री गेट पर बारे सत्यम कंपनी में निकाल दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं। सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री कहाँ गायब हो गए। वो बच्चे लेकर बरसात में धरना प्रदर्शन कर रहे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी सितारगंज में एक फैक्ट्री में एक का हाथ कट गया, उसको मुआवजा नहीं देने की बात हो रही, नौकरी देने की बात हो रही। अब दबाव पड़ रहा। हमने वहाँ भी इंटक के साथियों को कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक का कंपनी में हाथ कट गया। तो श्रम विभाग जैसे बिल्कुल मतलब कोई सुनने वाला है ही नहीं है। कंपनी से चूंकि ये वसूल कर रहे कोविड के नाम पे सरकार के, मंत्री लोग, नेता लोग वसूली पे लगे। ये ऐसी परेशानी तो हमने आपकी सरकार में भी देखी कि कई लोग जो उस समय भी आते थे, सड़कों पर बैठे रहते थे, फिर बीजेपी वाले उनकी चिंता करते थे। अब बीजेपी की सरकार है, अब आप चिंता कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दल या जो भी राजनीतिक दल है वो अपना इस तरीके से चिंता करता है, फिर सत्ता में आने के बाद नहीं, चिंता नहीं करता। अगर आशाओं आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ाया कांग्रेस ने बढ़ाया, मानदेय बढ़ाया कांग्रेस ने बढ़ाया, चीनी मिलों की तनख्वाह हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है तो कांग्रेस के समय तिवारी जी के टाइम पर हुई थी। हम मजदूरों की, कर्मचारी जो भी समस्या उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज तो समाधान ही नहीं हो रहा। वेतन बढ़ाने की बात छोड़ दीजिए। रोडवेज का हाई कोर्ट ने कहा कि इनका वेतन दो, क्यों ना सचिवों से वेतन काट दिया जाए, लेकिन आपने पूरा वेतन देकर सरकार की मंशा देखो कितनी गंदी है। उन्होंने खुद परिवहन विभाग देखा है, आज की स्थिति कितनी डरावनी है कि अगर 6-6 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिले। यह भी बड़ा चिंता का विषय। यह भी उत्तराखंड पर एक कलंक है कि हमारे कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला। मेरे समय में परिवहन में नई बसें आई थी, नई व्यवस्था हुई थी और उत्तर प्रदेश से बंटवारा भी लगभग, जो बंटवारा हमने जहाँ छोड़ा था वो बंटवारा वहीं का वहीं है। अभी परिसंपदा बंटवारा निकम्मी सरकार नहीं कर पा रही है और हम उसको लाभ की तरफ ले जा रहे थे। इतना नुकसान करते कि आज वेतन भी कर्मचारियों को 6 महीने तनख्वाह नहीं दी, आधा कर दिया गया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी कि इनको पूरा वेतन दिया जाए, 6 महीने का तत्काल वेतन दे, उसके बाद भी वेतन। हाई कोर्ट की अवमानना की। वो कर्मचारी मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, निश्चित रूप से आंदोलन, धरना और हड़ताल पर जा रहे हैं। तो हम उनको पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार से कहीं समय रहते ये संचार जैसे बॉडी में खून संचारित नसों से होता है, धमनियों से, उसी तरह से ये रोडवेज का परिवहन विभाग इसको संभालो। ये हमारे प्रदेश की शान है। आपने 50 से 55% सीट ला रहे हैं ऐसा दावा किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आ रखी है। मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कि सब जगह मिल के आ रहे हैं, इतनी योजनाओं को ला रहे हैं। आपको लगता है कि डबल इंजन में आप लोगों का पहिया इंजन जो है वो चल पाएगा? डबल इंजन, अरे भाई एक ही सिंगल इंजन चला लो, डबल है कहाँ। मुख्यमंत्री डबल इंजन, मोदी जी भी कह गए, अमित शाह जी कह गए, 3 मुख्यमंत्री डबल इंजन कह गए। वो डबल इंजन दिखाई दे ना, डबल इंजन दिखाई दे कि हमारे ये पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो, लखवाड़ 82 प्रोजेक्ट है, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैं, हमारे परिवहन की व्यवस्था, सड़कों पर दुर्दशा हो रही है, लोगों को ट्रांसपोर्ट परिवहन नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य विभाग का आपने हाल देखा, दुर्दशा से हजारों करोड़ खर्च होता है प्रति वर्ष, लेकिन प्राइवेट के सहारे चले। जैसे डोईवाला का अस्पताल बंद कर दिया, पूरे प्रदेश में रेफर किए गए सारे केसेस। व्यवस्था तो आपके टाइम पे भी खराब थी सर, हमने तो खुद देखा कि दोनों हॉस्पिटल में लोग परेशान रहते थे, डेंगू था चाहे कुछ भी बीमारी थी। दून अस्पताल में थोड़ी बहुत कमी, लेकिन ऐसी नहीं थी जैसे आज है। आज कोरोना के केसेस सारे रेफर हो रहे प्राइवेट अस्पतालों को। महामारी में तो इस तरह की दिक्कत। तो आज ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि प्राइवेट को रेफर करने का काम केवल सरकारी अस्पताल का। आज भी व्यवस्था नहीं सुधी। आज वेंटिलेटर, आईसीयू वार्ड्स हैं, दूसरे हैं। क्या कर रहा था हमारे एक मेडिकल कॉलेज है हमारा ऋषिकेश एम्स है, उसी में सारा दबाव था। वहाँ भी निरंतर कोरोना के मरीजों की रोज 5-5, 7-7 डेड बॉडी रोज निकलती थी। तो इस तरह से हेल्थ के मामले में, रोजगार के मामले में, एजुकेशन की क्या दुर्दशा है, हमारे परिवहन की दुर्दशा इन्होंने कर दी। पावर प्रोजेक्ट को बेचने, नीलाम करने का काम इन्होंने कर दिया। व्यवस्थित नहीं कर पाए क्योंकि विजन नहीं है, सोच नहीं है। ये दुखद अध्याय उत्तराखंड। किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, फैक्ट्री कारखाने बंद हो रहे, उनको राहत सुविधा नहीं दे रहे। हमने एक बात जरूर सुझाव दिया था त्रिवेंद्र जी को भी कि तिवारी जी ने जब सिडकुल बना था, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिला, भारत सरकार से 3 महत्वपूर्ण चीजें ली थी कि इनकम टैक्स में छूट ली थी, सेल टैक्स में छूट, एक्साइज में छूट। कंपनी को लाभ मिला तो कंपनी आगे बस गई। हमने जमीन दी, उनको बिजली दी, तो हमारे 70% का पालन नहीं हो रहा। आज भी वो डेटा आंकड़ा नहीं है। हाउस के अंदर बीजेपी के मंत्री जी कहते हैं कि नहीं ये तो श्रम विभाग का काम, श्रम विभाग कहता है कि नहीं ये तो सिडकुल का काम है। इस तरह टाल मटोल करते जा रहे हैं।
कार्यक्रम के अंतिम फेज में थोड़ा छोटे आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। ऐसी खबरें हैं या हम सुनते हैं आप ही के कांग्रेस के नेताओं से कि बिष्ट जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, पार्टी के में जिस तरीके से अनदेखी चल रही है वो सब चीज़ें आपको सही नहीं लग रही? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। जो बात मुझे कहनी है मैं उचित मंच पर कह देता हूँ और सक्रिय क्या मैं निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में जाता, जनता की समस्या, मजदूरों के, कर्मचारियों की समस्या, अधिकारियों को समय समय पर अवगत करा देता। मैं किस बात को नाराज हूँ? मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया और जो पार्टी उचित समझती है दे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा पार्टी की जिम्मेदारी जहाँ भी जिसको देनी है उसका अनुभव, उसका चरित्र, उसकी क्षमता, उसका शालीनता, उसका परिचय, उसका इतिहास कांग्रेस का, यह जरूर देखा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो कि मिलनी चाहिए थी, सीनियरिटी का? नहीं, हम चाहते हैं नौजवान आगे बढ़े और नौजवान थोड़ा विजनरी हो, समझ हो, सोच हो, उसको पढ़ा हो, उसका जीवन का अनुभव कितना बड़ा है। नौजवान तो हम भी नौजवान यूथ कांग्रेस में रहे। मैं तो 26 साल मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिल गया था, लेकिन उस समय आंधी तूफान में 77 के इमरजेंसी के बाद था। लेकिन ये थोड़ी हमने बहुत संघर्ष किए, हमने सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, पूरे प्रदेश में यहाँ रोज कितने मुकदमे हमारे पर लगे, लेकिन हमने कभी सिद्धांतों से, संजय गांधी के साथ रहे, इंदिरा जी के टाइम पे बंद रहे, लेकिन सिद्धांतों से समझौता, करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान मजदूरों की लड़ाई हम निरंतर। लगता है कि पहली कांग्रेस में और आपकी जो नई जनरेशन वाली कांग्रेस है उसमें कुछ अंतर है? नहीं, समय बदलता है, थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है, लेकिन नौजवान भी हमारे यहाँ बहुत है, ऐसा नहीं है, समझदार हैं, संघर्ष वाले नौजवान हैं जिनका संघर्ष कर रहा है। लेकिन बैकग्राउंड हर एक की जिम्मेदारी जिसको दी जाए, उसका बैकग्राउंड भी देखा जाए, उसका अनुभव, उसका काम, उसका योगदान कितना बड़ा है, उसका विजन क्या है। केवल अप्रोच के आधार पर कि मैं हाजिरी कर रहा हूँ, ये संगठन में जिम्मेदारी ऐसे नहीं। 2022 में हीरा सिंह बिष्ट जी कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी तय करेगी कौन सी विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तो मेरा कार्यक्षेत्र डोईवाला भाई मैं देख रहा हूँ और पार्टी भी ऐसा मैं समझता हूँ जो भी करेगी ठीक ही करेगी। और अब समय नहीं है किसी को सीट बदलने का, जो जहाँ पे है उसको वहीं उसको महत्व मिलेगा, वहीं उसको टिकट मिलेगा, मैं ये समझता हूँ। आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी वोट काटू पार्टी है, लेकिन उसका कोई योगदान नहीं रहा। आपने देखा हमारे पहाड़ का नौजवान भी केजरीवाल के समय में बहुत शहीद हुआ, कोई उम्मीद नहीं थी। और दिल्ली में लगभग 20 लाख उत्तराखंडी है, एक को भी केजरीवाल ने टिकट नहीं दिया, तो क्या उम्मीद करता है उत्तराखंड से? समझता है कि कांग्रेस या बीजेपी को छल करके हैं। यहाँ देशभक्ति वाली पार्टियाँ, नेशनल फीलिंग की, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लोग हैं, क्षेत्रीय लोग नहीं। वरना यहाँ आज उकेडी क्यों नहीं पनप पाए? इसलिए नहीं पाया कि यहाँ की भावनाएं, पूर्व सैनिक हो गए, समाज सेवी हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, ये जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। इसलिए क्षेत्रीय दल उभरने का मौका यहाँ पर बहुत कम है। कोई बहुत अच्छा, केजरीवाल तो समझ रहे कि ये पहाड़ के लोग हैं, बड़े सीधे साधे, इनको गुमराह कर देंगे, लेकिन ऐसा समय यहाँ विजनरी लोग हैं, यहाँ दूरदर्शी हैं, ये देशभक्त लोग हैं, इसलिए उनको ठगना, लूटना जरा मुश्किल है। वो देशभक्त हैं, निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करते जनता का, और जनता भी समझती है। एक अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी 2022 में सामूहिक नेतृत्व में जाएगी या किसी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके जाएगी? नहीं, कांग्रेस ने अभी तक उत्तराखंड में ऐसा नहीं किया। सामूहिक नेतृत्व तो रहा है, चेहरा बाद में विधानसभा के जो सदस्य चुनकर आएंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, वो तय करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर मोहर लगाएंगे। जो परंपरा मैं समझता वही परंपरा का पालन किया जाना चाहिए, किया भी जाएगा। के न्यूज़ इंडिया से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं और कम से कम कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में 55 से अधिक सीटें लेकर के जीतने वाली है। अब जिस तरीके से हीरा सिंह बिष्ट जी ने बताया कि उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम ऐसे अनगिनत मुद्दे जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाने वाली है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से हीरा सिंह बिष्ट जी ने दावा किया है कि 55 से अधिक सीटों के साथ वो जीतने जा रहे हैं, उस दावे में कितनी हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम,
अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। अपना यूपी है नंबर 1। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी